नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। अगर आप मुझे अपना महज 15 से 20 मिनट देते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताना चाहता हूं हंगर स्ट्राइक की, जिसने कई सरकारों को घुटने पे ले आ दिया है। गुलामी से लेकर आजादी तक, गांधी से लेकर सोनम वांगचुक तक। मैं आपको इवोल्यूशन बताने वाला हूं कि आखिर कैसे हंगर स्ट्राइक को, ये एक टूल है प्रोटेस्ट करने का, और इसको यूज करके लोगों ने कैसे अपनी बातें मनवाई हैं। वो कौन कौन सी बातें हम लोग डिटेल में देखेंगे आज। सो सबसे पहले हंगर स्ट्राइक होती क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, एंड में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर एक चीज की। और जब भी आप कभी बहस करेंगे, किसी के साथ डिबेट करेंगे, तो आपके सामने उनकी बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? यू विल अंडरस्टैंड द कोर ऑफ हंगर स्ट्राइक। नॉट ओनली हंगर स्ट्राइक, बहुत पावरफुल मैसेज मैं आपको बताने वाला हूं। सो हंगर स्ट्राइक का मतलब यह है कि आप खाना खाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक डिमांड है और आप पीसफुली साइलेंटली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हंगर स्ट्राइक का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। पानी के भरोसे, पानी के बदौलत आप जिंदा रहेंगे। ये एक पीसफुल तरीका है प्रोटेस्ट करने का, जहां पर आप प्रेशर बनाएं किसके ऊपर? सरकार के ऊपर या किसी अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है। ये जो हंगर स्ट्राइक होता है, वो स्ट्राइकर, एक व्यक्ति, ह्यूमन, खुद ही अपनी बॉडी के ऊपर करता है, खुद ही झेलता है, और वो अपनी बॉडी को वेपन बनाता है सरकार को दबाने के लिए, सरकार की बातों को अपने अपनी मनवाने के लिए। हंगर स्ट्राइक एक नॉन वायलेंट तरीका है और एक बहुत पावरफुल तरीका है कि हम अपना मैसेज सरकार तक पहुंचाएं, अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाएं। इसके लिए बहुत स्ट्रांग विल पावर चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। नहीं कर सकता है कोई 16, 17, 18, 20, 25, 60 दिन तक की हंगर स्ट्राइक हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है। ये जो स्ट्राइकर होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो अपनी लाइफ को डेंजर में रख के, खतरे में रख के करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हंगर स्ट्राइक, फास्ट फास्ट ऑन टू डेथ और पॉलिटिकल फास्टिंग में क्या फर्क होता है। अगर हम बात करें फास्ट, फास्ट का मतलब जनरली अगर हिंदुइज्म में उपवास कहा जाता है, उसको हम लोग धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। ठीक है। कभी सोम मंगलवार का रख लिया, कभी शनिवार का रख लिया, या फिर अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके के फास्ट रखे जाते हैं। ठीक है। वो किस लिए होता है? वो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और सेल्फ स्पिरिचुअल होता है, वो प्योरिफिकेशन के लिए होता है। वो आप खाना छोड़ देते हैं या अपने पर्सनल रीजन के लिए डाइटिंग वाइटिंग करते रहते हैं, वो फास्ट अलग है। नाउ अगर हम बात करें हंगर स्ट्राइक का, हंगर स्ट्राइक का मतलब यह है जो जतिन दास जी ने लाहौर की जेल में किया था 1929 में। उन्होंने प्रेशर बांध दिया था अथॉरिटीज के ऊपर कि बदलाव ले आना है। कौन सा बदलाव, हम लोग बात करेंगे। वो खाना खाने से मना कर दे रहे थे क्योंकि उनकी पॉलिटिकल डिमांड नहीं मीट हो रही थी, सोशल डिमांड नहीं मीट हो रही थी। कौन सी डिमांड, हम बात करेंगे। फास्ट ऑन टू डेथ का मतलब क्या है? कि आप एक तरीके से खाना पीना सब कुछ मना कर चुके हो, जब तक कि आपकी डिमांड मीट नहीं होगी तब तक आपने प्रण ले लिया है। जैसे कि गांधी जी ने एक बार यरवदा जेल में 1932 में कर लिया था। वो एक बहुत लाइफ रिस्किंग मोमेंट होता है कि आप जब तक आपकी डिमांड ना मेट हो, आप ना खाएंगे ना पिएंगे, ये वाली चीज होती है। दूसरा लास्ट आता है हमारा पॉलिटिकल फास्टिंग। ये स्ट्रेटेजिक होता है। गांधी जी ने इसको, जो आगा खान पैलेस था 1943 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे इन्होंने इसको यूज किया था। लेकिन ये सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए नहीं किया था, ये किया था पब्लिक अवेकनिंग के लिए, ये किया था जनता में वो अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था, और कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल गोल्स को मीट करने के लिए किया था। ये होता है इन चारों का अंतर। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं इस पूरे कहानी में। तो जो फास्ट है वो पर्सनल है, लेकिन जो हंगर स्ट्राइक है वो पॉलिटिकल है। फास्ट ऑन टू डेथ ये सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है, और पॉलिटिकल फास्टिंग प्लान्ड और स्ट्रेटेजिक है। तो सोनम वांगचुक जी स्टार्ट तो किए थे एज एन हंगर स्ट्राइक, लेकिन ऐसा लग रहा है ये फास्ट ऑन टू डेथ वाले सिचुएशन में ये अब जाने जाते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, खराब होते रह रही है, डे 1920 में पहुंच गया है। अगर हम बात करें अपनी हिस्टोरिकल रूट्स की, तो हमारी सिविलाइजेशन में फास्ट जो है, उपवास जो है, वो धार्मिक प्रक्रिया मानी गई है। चाहे वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म में माना गया है। तो अगर आप देखेंगे तो एंशंट इंडिया में हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, फास्टिंग एक मेथड है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का।
है ना, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने विजन को, अपने सारे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए फास्ट किया जाता था। हिंदुइज्म में इसको उपवास कहा गया है, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में इसको सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। वहीं गांधी जी ने इस पूरे रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी का जो कंसेप्ट है उसको यूज कर दिया अपने पॉलिटिकल एक वेपन की तरह। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये प्रेयर और पिनांस है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम लोग पीसफुली हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इन सब को क्या कर दिया था कि भाई एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर दिया था। अब ये वो कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं इन चीजों की वजह से। कैसे बदलाव आ चुके हैं, ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये टाइमलाइन है 1918 से लेकर 2024 तक की। शायद इसमें आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए डिटेल में कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या कि आपके बेटे, बच्चे, रिश्तेदार, तो उनका हमारा पता जरूर दे दीजिएगा। मार्गदर्शन आईएएस, जो कि अब करोल बाग में स्थित है, आप आके मिल सकते हैं, जहां पे एक ओनली इंस्टीट्यूट है मेंटोरशिप का। हम मेंटोरशिप देते हैं जब स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है हर जगह, जब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है, तब उनको याद आता है कि उनका एक बड़ा भाई है। तो मार्गदर्शन आईएएस में हम मार्गदर्शन देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि जो तुमने गलती पहले कर दी है वहां जाके वो गलती अब मत करना। एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन की जरूरत नहीं होती है, उसके अलावा भी लेवल सेट किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, पीवाईक्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, एंड देन धैर्य, खुद पे भरोसा, उम्मीद, ये सब हम आपको देंगे। परेशान मत होइए, आपको बस कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल करना है, और आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे हमारे पास। हमारी टीम आपको कनेक्ट कर पाएगी। परेशान नहीं होना है, इस पूरे प्रिपरेशन में हम लोग पूरी प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो ठीक है, जो होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम कुछ और ट्राई करेंगे, लेकिन हारना नहीं है, ये हार नहीं है। आप देखिए, इनकी कहानी देखिए। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये कहानी सिलसिला चालू हुआ था, ये 1918 में चालू हुआ था। गांधी जी जस्ट अभी आए ही थे, कहां पर, भारत में, साउथ अफ्रीका से। सो गांधी जी का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये जस्ट क्या था, ये उस टाइम पर था जब पहला वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था, और ब्रिटिश भारत को चूस तो रहा ही था, यहां से रिसोर्सेज वहां जाते थे, तो यहां पे कुछ खाने के लिए बचता नहीं था, मतलब वैसे ही बहुत खोखला होता जा रहा था भारत हमारा। तो वहां के जितने भी मिल ओनर थे, वो लोग वर्कर्स की सैलरी को कट कर रहे थे। ठीक है, और तो वर्कर्स जो भड़क गए, वर्कर्स ने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें हमारा पूरा पगार चाहिए, उसके ऊपर हमें 35% बोनस भी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर प्लेग था, महामारी फैल चुकी थी। ठीक, फिर गांधी जी ने मतलब फास्ट किया था, और लगभग 3 दिन का फास्ट था। तो वो एक मीडिएटर बने थे वर्कर्स और ओनर के बीच में। तो गांधी जी ने क्यों फास्ट किया था, इसलिए फास्ट किया था क्योंकि लोग उग्र हो रहे थे, जो वर्कर्स थे वो उग्र हो रहे थे, उनकी उग्रता को शांत करने के लिए गांधी जी ने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, ताकि वो सब इकट्ठा हो जाएं और अपनी बात अपने ओनर से कहें। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये हमें दिखी। अच्छा, आउटकम क्या हुआ, 35% मिल गया भाई, कितनी कमाल की बात है। ठीक है, तो यहां पे सक्सेस मिली। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा, सिग्निफिकेंस ये रहा कि एक पॉलिटिकल फास्टिंग हुई जहां गांधी जी ने किया, उसकी वजह से हमने देखा कि लेबर के डिस्प्यूट सॉल्व हो गए, और ये हो गया कि गांधी जी का मेथड बहुत सही है मोरल प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एथिक्स में बहुत काम आएगा आपके। अब तक तो यूपीएससी ने आज तक कभी हंगर स्ट्राइक जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंस है ना, मोरल प्रेशर, ये आप लिख सकते हो वहां पे अपने आंसर में। अब देखेंगे हम लोग, एक एक चीज पे देखेंगे। गांधी जी ने फिर फास्ट किया था 21 दिन का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए 1924 में। अब एक जगह है दिल्ली में कोहाट, वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क चुका था, तो गांधी जी वहां गए, वहां पे उन्होंने 21 दिन का फास्ट किया। क्यों, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एकता बने। ठीक है, तो वहां पर एक यूनिटी कॉन्फ्रेंस अपील टू गांधी टू एंड द फास्ट। तो दोनों हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिले, गांधी जी से बोला कि हम लोग अब एक साथ रहेंगे, तो गांधी जी ने फास्ट तोड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था, बैकग्राउंड क्या था, कोहाट में वायलेंस हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए फास्ट किया गया था, और आउटकम क्या निकला, गांधी जी ने, भाई आउटकम, क्योंकि दोनों लोग यूनाइट हो गए थे, तो गांधी जी ने अपना फास्ट फुल कर लिया। ठीक है, फिर कॉन्फ्रेंस पास हुआ, कम्युनल हार्मनी रेजोल्यूशन 1924 में।
तो गांधी जी ने रीइंफोर्स किया मोरल लीडरशिप एंड यूज ऑफ फास्टिंग फॉर सोशल हार्मनी। यानी कि यहां पे क्या आया कि फास्टिंग को यूज किया सोशल हार्मनी के लिए, लोगों को एक दूसरे से मिलाने के लिए। ठीक है, अब तीसरा आते हैं। तीसरा था जतिन दास जी का, जो कि लाहौर जेल में हंगर स्ट्राइक पे गए थे ये 1929 में। ये 63 डेज का फास्ट था, बहुत लंबा फास्ट था, 15 जून से 13 सितंबर। इस फास्ट में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। 13 सितंबर 1929 को इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। हुआ क्या था बेसिकली, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से ये बिलोंग करते थे? एचएसआर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आपको तो पता ही कि उस टाइम पे कितना रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट था पूरा उस टाइम पे। तो बैकग्राउंड ये था कि ये लोग डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल प्रिजनर स्टेटस और जेल की कंडीशन और बेहतर की जाए। लेकिन आपको तो पता ही है अंग्रेजों का क्या ही हाल था उस टाइम पे। तो आउटकम ये हुआ, एक तो जब ये मर गए थे, तो इन्होंने जब शहीद हो गए थे, तो मैसिव पब्लिक फ्यूनरल हुआ, नेशन वाइड सिंपथी हो गया रिवोल्यूशनरी के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या था कि ये जो इनकी डेथ हुई वो एक्सपोज की ब्रिटिश की ब्रुटैलिटी और रिवोल्यूशनरी और नेशनलिज्म का मूवमेंट और ज्यादा लोगों के अंदर और खून खोला। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, फिर गांधी जी ने 1932 में यरवदा जेल में 6 दिन का फास्ट ऑन टू डेथ किया। भाई हम खाना पीना नहीं खाएंगे। क्यों किया, क्या पर्पस था? क्योंकि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। ठीक है, उनका यह कहना था कि तुम डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट तुम मतलब लेकर आओ। ठीक, तो ये प्रोटेस्ट था, सब लोग यहां पर थे, है ना, पटेल जी, अंबेडकर जी, सब लोग यहां पर थे। तो हुआ क्या, 6 दिन का फास्ट था। सिग्निफिकेंस क्या था इसका कि ये पता चला कि एक नॉन वायलेंट तरीके से हम कैसे मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं नॉन वायलेंट तरीके से। हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को विड्रॉ किया और रिजर्व सीट दी दलितों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर जी भी खुश हो गए थे इस बात को लेकर। ठीक है, तो ये यरवदा जेल पुणे में हुआ था 1932 में। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां, सेलुलर जेल हंगर स्ट्राइक हुई थी 45 दिन की। ये क्यों हुई थी? क्योंकि सेलुलर जेल आपको पता ही है ना, अंडमान का सबसे भयावह सबसे डेंजरस जेल थी। वहां पे जो जेल की कंडीशंस थी वो बड़ी खराब थी। लोग वहां पर फास्ट कर रहे थे कि जेल की कंडीशंस को ठीक किया जाए, मेडिकल केयर दिलाया जाए, क्लीन हो, बुक्स दिलाई जाए, ताकि बेटर फूड हो और फोर्स्ड बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, वहां पर क्या हो गया, कुछ प्रिजनर्स जो हैं उनको फोर्सफुल फीडिंग दी जा रही थी। उसी फोर्सफुल फीडिंग में महावीर सिंह, मोहित और मोहन किशोर नंद दास शहीद हो गए थे, जिसका आउटकम ये रहा कि बाद में जेल की कंडीशन को इंप्रूव कर दिया गया और एजुकेशनल और मतलब रीडिंग फैसिलिटी, लाइब्रेरी वगैरह को बना दिया गया था वहां पे। अब ये सिंबल बन चुका था कि कैसे हम इस हंगर स्ट्राइक की वजह से एक सिंबल बन गया था कि रिवोल्यूशनरी सेक्रीफाइस एंड प्रिजनर रिफॉर्म्स ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन थी वहां पे सेलुलर जेल जो कि अंडमान में थी। अब फिर से गांधी जी ने फास्ट किया था पूना में, जिसका नाम था आगा खान पैलेस में 1943 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। जब इनको क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे मतलब अंग्रेज जेल में बंद कर दिए थे। क्या था मामला, बैकग्राउंड ये था कि गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बंद कर दिया गया था। तो पर्पस क्या था प्रोटेस्ट करने का कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसको लिंक कर दिया गया था वायलेंस से, कि नहीं आप लोग विद्रोह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और वायलेंस कर रहे हैं। इस वजह से गांधी जी को डाल दिया था जेल में। 21 दिन का फास्ट किए थे 10 फरवरी से 3 मार्च 1943 में। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये था कि भाई वो गांधी जी को छोड़ ही नहीं रहे थे। ठीक है, उनकी हेल्थ बहुत खराब होती जा रही थी। तो आउटकम इसका यही निकला कि जनता में काफी आक्रोश हुआ और जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उनमें से अंग्रेजों के 3 मेंबर रिजाइन कर दिए थे। हालांकि यही पता चला कि नॉन वायलेंट तरीके से कैसे गांधी जी ने अपनी मोरल लेजिटिमेसी की वजह से मतलब ये सारी चीजें अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनाया था। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव था 21 दिन के फास्ट का। अब हम लोग आते हैं पोट्टी सिरारा मुल्लू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क साबित होता है। पोट्टी सिरारा मुल्लू ये हुआ था मद्रास में, गांधीयन फिलॉसफी को ये फॉलो करते थे। ये हुआ क्यों, क्यों फास्ट इन्होंने किया? क्योंकि ही वांटेड अ सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। आज इनको पूजा जाता है। 56 दिन का 56 डेज का फास्ट किया था 19 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर 1952 में। जब ये गुजर गए
मतलब फास्ट करते करते गुजर गए ये। तो उसके बाद काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, काफी आक्रोश हुआ, भड़का। उसके बाद जानते क्या हुआ? तब से ही आ गया आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया, आंध्र प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया 1952 में, और 1 अक्टूबर 1952 को स्टेटहुड मिल चुका था। और तभी वही टाइम था जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास हुआ था 1956। भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स तो डिवाइड होने लगे थे। पहले कमीशन आया, रिकमेंडेशन दी कमीशन ने, फिर उसके बाद एक्ट बन गया 1956 में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है दर्शन सिंह पेरुमल। ये भी एक लैंडमार्क केस था। ये पंजाब का केस था 1969 में, जब पंजाब में से कुछ हिस्से काट के हरियाणा में देने लगे थे, तो ऐसे इश्यूज निकल कर आ गए थे। ये वो टाइम है जब कहा जाता है पंजाबी सूबा मूवमेंट। इन्होंने अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक की थी, 74 डेज की, 15 अगस्त से लेकर 27 अक्टूबर 1969 तक। तो मतलब ये था, अकाली दल के लीडर थे। बैकग्राउंड क्या था? डिमांड कर रहे थे चंडीगढ़ और पंजाबी स्पीकिंग एरिया, मतलब टू बी मर्ज्ड विद पंजाब। ठीक है, चंडीगढ़ को और पंजाबी स्पीकिंग एरिया को। हुआ क्या, जब ये गुजर गए तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था? कंटिन्यू एज अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये था। बाद में जब ये गुजर गए तो फिर चंडीगढ़ को हरियाणा और उसका राज्य बना दिया गया, और जो जो हरियाणा, मतलब जो पंजाब से हरियाणा में लिया गया था वो वापस कर दिया गया था। तो आज का जो पंजाब है, करंट सिचुएशन जो है, वो इन्हीं की देन है, जो एरिया बचा के ले आ दिया गया था हरियाणा में से। ठीक है, तो ये था। तो इस सिग्निफिकेंस से क्या पता चला कि कैसे हम फास्टिंग को यूज करके रीजनल और फेडरल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस स्टेट में क्या था कि आप फास्टिंग को यूज करके यहां पर भी किस तरीके से रीजनल इश्यूज को, आप लैंग्वेज बैरियर को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आती है इरोम शर्मिला। इनका नाम तो सब लोग जानते होंगे। मणिपुर में जो आफ्सपा लगा था, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, उसको हटाने के लिए इन्होंने फास्ट किया था। कहा जाता है ये दुनिया का सबसे लंबा फास्ट था, 16 साल तक का फास्ट था। लेकिन इसमें यह है कि इनको फोर्स फीडिंग की गई थी, नाक से इनको फीड किया जा रहा था। लेकिन ये भी हिम्मती हैं, नाक से सिर्फ फीड किए। 16 साल तक का फास्ट था, यानी कि 2 नवंबर 2000 से लेकर 9 अगस्त 2016 तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये राजनीति में उतरना चाही, उतर गई थी। तो प्रोटेस्ट आफ्टर मलहोम मैसेकर अगेंस्ट आफ्सपा। मलहोम मैसेकर के बारे में जाके पढ़िएगा, बड़ा ही दर्दनाक मैसेकर था। उसी के बाद इन्होंने ठान लिया था कि हम अनशन पे जाएंगे, वो भी स्पेसिफिकली हंगर स्ट्राइक पे। ठीक है, ये काफी पब्लिक अटेंशन था, दुनिया भर की न्यूज इनको कवर कर रही थी। गवर्नमेंट ने इनको फोर्स फेड किया थ्रू नेजल ट्यूब, रेपिटेडली अरेस्ट अंडर आर्टिकल 369 आईपीसी। आउटकम क्या था? प्रोटेस्ट एंड हुआ, एंटर पॉलिटिकल ड्यू ग्लोबल अटेंशन टू आफ्सपा एंड नॉन वायलेंट डोमिनेटिंग। मतलब अब तक यही मेन ऑब्जेक्टिव था कि आफ्सपा वहां से हटा दिया गया। हालांकि आफ्सपा हटा दिया गया है वहां से। तो ये पावरफुल प्रोटेस्ट था, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है ये। ठीक है, नाउ अब आते हैं हमारे के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव जी, आपने देखा होगा इनकी तस्वीर 2009 में, याद है 1950 के टाइम पे जब आंध्रा अलग हुआ था। अब आंध्रा से तेलंगाना जब अलग हुआ तो इन्हीं की रीजन था। ठीक है, इन्होंने सेम जो पोटी सर थे उनका फिलॉसफी अपनाया, तो आंध्रा से तेलंगाना को अलग किया। ये था चंद्रशेखर राव। ठीक है, डिमांड फॉर सेपरेट तेलंगाना स्टेट, 11 दिन का हंगर स्ट्राइक किए थे। सेंटर ने इनिशिएट किया तेलंगाना स्टेटहुड प्रोसेस, और तेलंगाना बन गया 29th स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जून 2014 में। तो इससे क्या पता चलता है कि फास्टिंग जो है एक इफेक्टिव टूल है रीजनल एस्पिरेशंस के को सपोर्ट करने के लिए, अपनी रीजनल एस्पिरेशंस को मनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा अन्ना हजारे और जन लोकपाल मूवमेंट। आप सबको पता होगा 2011 का मूवमेंट था, जहां पे 4 दिन का ये फास्ट था और 12 दिन अगस्त में था। 4 दिन अप्रैल में, 12 दिन अगस्त में। वही जंतर मैदान, रामलीला मैदान दिल्ली में हुआ था। अन्ना हजारे जी ने अनशन पे गए थे, हंगर स्ट्राइक पे गए थे। ठीक है, किस बारे में एक प्रोटेस्ट चल रहा था? लार्ज स्केल करप्शन स्कैंडल्स यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, डिमांड की थी कि जन लोकपाल बिल लाया जाए। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, और फिर लोकपाल के लिए लेजिस्लेशन चालू हो चुका था। फाइनली लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया, और एक एंटी करप्शन पॉलिटिक्स की स्टार्ट हुई थी। तो सिग्निफिकेंस यहां क्या रहा कि एक सिविल सोसाइटी
अन्ना हजारे का बैकग्राउंड एक सिविल सोसाइटी का था, काफी कुछ काम किया था एनवायरनमेंट के लिए, जनता के लिए। तो एक सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म कैसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट यूज करके संशोधन लेकर आ गए थे संविधान में। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग टीम अन्ना हजारे जब स्प्लिट कर गई थी 2012 में। वही टीम अन्ना हजारे, तो अन्ना हजारे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनके सहयोगी अरविंद केजरीवाल आना चाहते थे। तो ये वहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और अरविंद केजरीवाल ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में घुसे और अन्ना हजारे जो है वो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट को ध्यान देते रहे। तो आम आदमी पार्टी की वहां पर जन्म हुआ 2 अक्टूबर 2012 को, जो कि गांधी जी का जन्मदिन था। ये था, तो इससे ये पता चला कि कैसे कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट ट्रांसफॉर्म किया इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मूवमेंट, और कैसे इंडिया की एंटी करप्शन पॉलिटिक्स को शेप किया था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे सोनम वांगचुक सर, जो कि इन्होंने पहला जो अपना हंगर स्ट्राइक किया था वो 2024-25 में किया था। ठीक है, जब वो लद्दाख से दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको वहां पे चलो दिल्ली पदयात्रा, उनको डिटेन कर लिया गया। और फिर लास्ट ईयर सितंबर में वो हंगर स्ट्राइक पर गए थे लेह में। क्यों गए थे? क्योंकि लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए। अब 6 शेड्यूल में क्यों डालने के लिए? क्योंकि वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाती है, यानी कि एक मिनी मिनी स्टेट ही बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो अभी तक सरकार ने दिया नहीं है वो दर्जा, लेकिन इसके खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आफ्टर लद्दाख बिकम अ यूटी। ठीक, डिमांड क्या थी? 6 शेड्यूल का स्टेटस, स्टेट फूड फॉर लद्दाख, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, जॉब एंड इतना इतना इतना। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी और लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अनाउंस करेंगे। फिलहाल अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, और मतलब अभी मामला पेंडिंग है। आउटकम क्या है कि भाई हंगर स्ट्राइक हो गया था और फिर डिटेन कर दिया गया था इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या था कि कैसे इन्होंने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लिंक करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और रीजनल राइट के बारे में सबको अवेयरनेस करवाए थे। ठीक है, अब टाइम आता है ये। अच्छा, सोनम वांगचुक जी के जो पिताजी हैं, सोनम वांगयाल, वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1980s में मेरे ख्याल से उस टाइम पे इनके फादर ये भी प्रोटेस्ट किए थे लद्दाख में जो एसटी स्टेटस है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहां पे जाते हैं, वो प्रूव करने के लिए। तो आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इनके फादर भी बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक को यूज किया। तो इंदिरा गांधी जी पहुंची, उनको पानी वानी पिलाई। अब यहां पर लगभग 40-50 साल बाद अब जंतर मंतर पर अब सोनम वांगचुक एक एजुकेशन अकाउंटेबिलिटी के लिए, एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के लिए अब हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी कि 28 जून को उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी तक मामला चल रहा है। ठीक है, अब सबको पता ही है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जो नीट पेपर लीक है, सिर्फ नीट ही नहीं, देश भर में जितने भी पेपर लीक हुए हैं और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी एजुकेशन मिनिस्टर की जाती है, उनको हटाने के लिए, रिजाइन देने के लिए। ठीक है, फेयर एग्जामिनेशन का प्रोसेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शिक्षा में रिफॉर्म्स लेकर आइए, रेजिग्नेशन होना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है कि भाई अभी हम लोग डायलॉग करेंगे। आउटकम ये है कि भाई पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है हर चीज की, और लगभग 19 दिन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी गांधीयन फिलॉसफी यूज कर रहे हैं, नॉन वायलेंट फास्टिंग कर रहे हैं। किस चीज को करने के लिए? गवर्नेंस में जो फेलियर है उसको रेज करने के लिए, जो अकाउंटेबिलिटी में फेलियर है, ट्रांसपेरेंसी नहीं, उसको रेज करने के लिए। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में कि जो डिमांड है जनता की, उस वो पॉलिसी आप बनाएं उसके लिए। अब हम लोग अगर आगे चलते हैं इसमें, तो यहां पर आपको दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है हंगर स्ट्राइक का। ठीक है, तो आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जहां पर आपकी 19(1)(a) जिक्र करता है कि राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट। आप किसी से अग्री कर सकते हैं, किसी से अग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जरिया जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। राइट टू असेंबल पीसफुली, हंगर स्ट्राइक जो है वो पीसफुली ही होना चाहिए, ये अधिकार है आपका, तो आप मिला हुआ आप कर रहे हैं। आर्टिकल 21 भी उसके साथ आता है कि राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि इसमें इंक्लूड होता है राइट टू प्रोटेस्ट, बट अ ड्यूटी स्टेट की भी होती है कि आपके लाइफ को वो प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, ऐसे ही करके ये सारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक ऑर्डर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है।
स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्टेट की ड्यूटी है कि जो स्ट्राइकर है उसकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि वो जनता के हित में काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत लार्जर मुद्दे पे काम कर रहा है। तो लीड्स टू फोर्स फीडिंग डायलेमा। तो सरकार सोचती है कि क्या हम इसको जबरदस्ती खाना पीना खिला सकते हैं क्या, जैसे इरोम शर्मिला वाले केस में हुआ था। तो आप कमेंट करके बताइए, क्या सोनम वांगचुक जी को फोर्स फीडिंग करवानी चाहिए? क्या सरकार उनके साथ फोर्स फीडिंग कर सकती है? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस ऑब्जर्वेशन के बारे में? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट उनका अधिकार है, आर्टिकल 19 देती है, वो उनको करना है, करना चाहिए। लेकिन स्टेट का जो अधिकार है वो भी है, वो आर्टिकल 21 के अंदर उनको स्ट्राइकर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, स्टेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहां पे सिचुएशन होता है, कैन स्टेट फोर्स फीड अ स्ट्राइकर टू सेव हिज लाइफ? तो कोर्ट ने जनरली अलाउ किया है पीसफुल प्रोटेस्ट विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बंदोबस्त यानी कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑर्डर की है प्रोटेस्ट के साइट पे। कोर्ट ने बोला है कि उनके जो स्ट्राइकर हैं उनकी हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर की जाए, ठीक है। नो क्लियर रूलिंग वेदर हंगर स्ट्राइक इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या हंगर स्ट्राइक एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो कहीं ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है सच, ठीक है। लेकिन बैलेंस जरूर कर रहे हैं यहां पर कि इंडिविजुअल राइट और मतलब इंडिविजुअल राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस ड्यूटी टू मेंटेन ऑर्डर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये लास्ट स्लाइड है हमारा, कि बैलेंसिंग राइट्स विथ गवर्नेंस। इसका मतलब ये है, डेमोक्रेटिक राइट क्या है? सिटीजन के पास अधिकार है कि वो अपनी बातें रखें, और अगर किसी चीज से वो मना कर रहे हैं, डिसेंट कर रहे हैं, एग्री नहीं कर रहे हैं, वो भी पीसफुली रखें। स्टेट की ड्यूटी है कि हर एक व्यक्ति की जिंदगी को, हर एक व्यक्ति के डिग्निटी को मेंटेन करना, क्योंकि वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। टेंशन किस बात का है? अगर स्ट्राइकर मर जाता है तो गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम आएगा या किसके ऊपर ब्लेम आएगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट फोर्स फीड करती है तो यह दिखेगा कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है, फिर जबरदस्ती कर रही है। मतलब कि ये कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी बात पर टली हुई है, स्ट्राइकर का जो डिमांड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार को अगर वो फोर्स फीड करती है तो, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? डायलॉग होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए, इससे पहले कि सिचुएशन और खराब हो जाए। और एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बात बताएं तो अन्ना हजारे के टाइम पे सरकार ने उनके साथ नेगोशिएट किया था, और इरोम शर्मिला के टाइम पे सरकार ने उनको सप्रेस किया क्योंकि फोर्स फीडिंग कराई थी। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वाली बात आती है कि हंगर स्ट्राइक टेस्ट्स गवर्नमेंट का कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे मेंस में कई बार पूछा जाता है, एथिक्स में कई बार पूछा जाता है। तो वहां पर आप लिख सकते हैं अब कि हंगर स्ट्राइक जो है वो सरकार के, गवर्नमेंट के कमिटमेंट को दर्शाता है कि वो जो डिमांड है, जनता के हित में जो डिमांड है, वो क्या उससे सहमत है, क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों को अग्री करते हैं, सहमत हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि अब आपको इस जर्नी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आप वापस आ सकते हैं रियल सिनेरियो में। खुद आकलन करके देखिए कि कितना बड़ा विल पावर चाहिए इस पूरे सिचुएशन में। ये जो बैलेंस मैंने बताया है, ये राइट और गवर्नेंस के बीच में तालमेल है। गवर्नेंस और राइट मतलब अधिकार आपका, अधिकार उस स्ट्राइकर का। किस चीज का अधिकार? कि आपके साथ जो न्याय हो उसको कम से कम जस्टिस मिले, ना न्याय हो उसका जस्टिस मिले। और गवर्नेंस किस चीज की? गवर्नेंस मतलब कि जो सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज होती हैं वो निभाया जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आई होप सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।